the organization sells good only in cash. Gross profit ratio was 30% for the year. Gross profit is rupees 3,82,500. Wages paid during the year is 4,92,500. Office and selling expenses 75,000. Dividend paid for the year is 30,000. Income tax paid during the year is 65,000. Bank loan repaid during the year is 2,15,000. Investment of rupees 7,20,000 was sold. Purchase machinery during the year rupees 2,50,000. आपको बताना है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या रहेगा. आपको निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या रहेगा. व्हाट विल बी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सेल्स गुड्स ओनली इन कैश. वैसे भी कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेसिस अप्रोच पे ही चलता है, अक्रूवल बेसिस पे फंड फ्लो चलता है. ठीक है, आपको बोला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है, 30% है फॉर दिस ईयर, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 3,82,500. मीनवाइल जब तक आप सॉल्व कर रहे हो, मैं आपको एक छोटा सा इसमें एक पार्ट बता देती हूँ. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको दिया है, इसका फॉर्मूला क्या होता है. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100. यही इसका फॉर्मूला होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100. अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है 30/100. ग्रॉस प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है, 3,82,500. सेल्स हमें नहीं दी हुई है, एक्स है. यहां से हम सेल्स निकाल सकते हैं. करेक्ट, यहां से हम सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं. 3,82,500 का 30% है, यानी ये 30% को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो यहां पे 3,82,500 इंटू 100/30. सॉल्व करने पे हमें सेल्स पता चल जाएगी कि सेल्स कितनी है. वेरी गुड, सेल्स आ रही है 12,75,000. अब सेल्स निकालने की जरूरत क्या है, क्योंकि ये कैश सेल है, और अगर कैश सेल है तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है. करेक्ट, तो हमने हमारी वर्किंग करके कैश सेल तो निकाल ली है. अब आगे बढ़ते हैं और मेन पॉइंट्स पे चलते हैं. अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके कैलकुलेशन देख सकते हैं, या फिर आप पॉज करके लेटर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक है, नाउ सेल्स हमें मिल गई है कितनी, 12,75,000. अब सेल जो है बिजनेस की कोर एक्टिविटी से रिलेटेड है. ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी और इनफ्लो है, क्योंकि पैसा आया है. तो शुरू के 3 पॉइंट हमने कवर कर लिए. वेजेस हमने पे करी है. वेजेस क्या है, रिलेटेड टू गुड्स है, ऑपरेटिंग में ही आएगा. 4,92,500 माइनस है क्योंकि पे की है. ठीक है, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस आपने पे करे हैं, अगेन बिजनेस से ही रिलेटेड है, कोर एक्टिविटी से 75,000. डिविडेंड पेड, ये कोर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है. इनकम टैक्स, बैंक लोन, इन्वेस्टमेंट. नाउ इनकम टैक्स हमने पे किया है, कितना है, 65,000. इनकम टैक्स क्या है, बिजनेस के प्रॉफिट पे ही आप पे करते हो. हमने हमारी सारी चीजें कवर कर ली है. हमने टैक्स कवर कर लिया. ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सब कुछ कवर कर लिया है जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है. अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर आ रहा है शायद 1,82,500 विच इज पॉजिटिव. ठीक है, तो यहां पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश का इनफ्लो हुआ है, यानी कैश ज्यादा आया है, गया कम है, तो हमने बोला कैश इनफ्लो हुआ है 1,82,500 का. करेक्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. आपको क्या करना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से कैश का इनफ्लो निकालना है. You are required to calculate inflow.
डन। नाउ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटीज है जहां पे हम असेट को खरीदते और बेचते हैं या फिर कोई इन्वेस्टमेंट देखते हैं। तो यहां पे आपको दिया हुआ था मशीन आपने परचेज करी है 2,50,000 की और आपने इस साल इन्वेस्टमेंट बेचा है 7,20,000 का। इन्वेस्टमेंट बेचा है प्लस हो जाएगा 7,20,000, ठीक है। और आपने क्या करा है, मशीन खरीदी है 2.5 लाख रुपए की। तो अगेन यहां से भी हमें क्या होगा, इनफ्लो होगा। इनफ्लो जो होगा 4,70,000 का होगा आई गेस। कैलकुलेशन करके देख लीजिए। 4,70,000। तो हमारा इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी क्या है, पॉजिटिव 4,70,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से, एक्टिविटी के थ्रू आपको कैश फ्लो कैलकुलेट करना है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। नाउ फाइनेंसिंग रिलेटेड है कैपिटल को रेस करने से, कैपिटल को रीपे करने से, लोन को रेस करने से, लोन को रिटर्न करने से। ठीक है, अब आपको यहां पे बोला है, ये पॉइंट हो गया था, ये हो गया था हमारा, डिविडेंड पे किया गया है, 2 ही पॉइंट बचे हैं। तो आपने डिविडेंड पे किया है और बैंक लोन रीपे करा है, राइट। यहां पे 2 रीपेमेंट्स है। आपने बैंक लोन को रीपे करा है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और दूसरा आपने क्या करा है, डिविडेंड पे किया है। तो दोनों पॉइंट्स हमारे क्या आएंगे, नेगेटिव होंगे। 2,15,000 गया है और 30,000 भी हमने पे किया है, तो नेगेटिव 2,45,000 हो जाएगा इसका टोटल। यानी कि ये इनफ्लो नहीं है, ये सिर्फ आउटफ्लो है। हमने ना कैपिटल रेस करी है, ना हमने लोन रेस किया है, हमने सिर्फ लोन का रीपेमेंट करा है, ठीक है। और हमने डिविडेंड पे किया है, जो पहले हमने शेयर कैपिटल रेस की होगी अपने कोर्स ऑफ बिजनेस में, उसका डिविडेंड हमें हर साल पे करना पड़ता है शेयर होल्डर्स को, तो वो हमने पे किया है। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। तो ये 3 चीजें यहां तक हमने कर ली है, राइट। तो हमारा यहां तक क्वेश्चन डन है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। Calculate cash and cash equivalent at the end if cash and cash equivalent in the beginning was rupees 2 lakh. अब आपको क्या बताना है कि साल के अंत में कैश का बैलेंस क्या होगा। करेक्ट, कैसे बता सकते हैं, हमें तीनों एक्टिविटीज को कंसिडर करना पड़ेगा। जब हम तीनों एक्टिविटीज को कंसिडर करेंगे तभी जाके हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। जल्दी से मुझे बताते रहिए चैट में क्या है, लगता है आपको आंसर होगा। चलिए, अब हमें यहाँ पे कैश एट द एंड निकालने के लिए करना है छोटा सा काम। सबसे पहले हमें चाहिए बैलेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, इन्वेस्टिंग का, फाइनेंसिंग का। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा था, 1,82,500 था, करेक्ट। देन अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें तो वहां पे 4,70,000 था। एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो वहां पे हमारा नेगेटिव बैलेंस था, जो अभी हमने जस्ट कैलकुलेट करा था, 2,45,000। ठीक है, ये तीनों बैलेंस हमने लिख लिए। अब इसका नेट बैलेंस क्या आएगा,
पॉजिटिव ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपके दो एलिमेंट पॉजिटिव है और तीसरा एलिमेंट नेगेटिव है। अगर इन तीनों एलिमेंट को मैं कंसिडर करूं, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, तो ये तो नेगेटिव का है, तो ए और बी ऐड होगा, इसमें से हम सी का बैलेंस माइनस कर देंगे। एडजस्टमेंट करने पे आपका आंसर आएगा 4,07,500। करेक्ट, 4,07,500। ये आपका क्या आया? ड्यूरिंग द ईयर कितना कैश इंक्रीज हुआ है। अगर नेगेटिव में होता तो कैश इतना से डिक्रीज होता। अब ओपनिंग बैलेंस हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2 लाख। अगर मैं इसमें 2 लाख ऐड कर दूं तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा, क्योंकि ओपनिंग है, ड्यूरिंग द ईयर जो एडजस्टमेंट हुए वो ये रहे, तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा हो गया 6,07,500, विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो जब भी आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग में निकालना है या फिर एंड में निकालना है, तो आपको इन तीनों एक्टिविटीज का सम करना पड़ेगा बाय टेकिंग केयर ऑफ द रिस्पेक्टिव साइंस। साइन जो उसके आगे दिया हुआ है ना, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसको ध्यान रखते हुए आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ओपनिंग बोला हुआ है, ओपनिंग अगर दिया हुआ है, क्लोजिंग निकालना है, आप ओपनिंग को ऐड कर देंगे। ओपनिंग दिया हुआ है, ओपनिंग निकालना है, क्लोजिंग दिया हुआ है, तो वो माइनस कर देंगे। सो वी कैन कैलकुलेट बोथ द साइड्स, ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग। ठीक है, तो यहां पर हमारे चारों क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट होते हैं। जल्दी से मुझे बता दीजिए कितना क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, किसी में कोई डाउट है? ये मेन कॉन्सेप्ट है। अगर यहां से आपको न्यूमेरिकल आना है ना, तो यही लेवल का न्यूमेरिकल आ सकता है। इन्होंने थोड़ा सा यहां पे एडजस्टमेंट दे दिया, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, आपको सेल्स मिस कर दी, बिकॉज अगर सेल्स आपने मिस करी हुई है, परचेज के बारे में इन्होंने आपको कुछ भी नहीं दिया, वेजेस के बारे में ही बोला है। करेक्ट, तो यहां पे आपका जो क्वेश्चन है, अगर थोड़ा भी ट्विस्ट करते हैं तो ये ऐसे एडजस्टमेंट डाल सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इतना है, क्रेडिट कैश परचेज अगर होती है तो उसके बारे में आपको कुछ एडजस्टमेंट करके दे सकते हैं कि टोटल परचेज तो इतनी है, कैश परचेज 1/3 है, तो आपको सिर्फ कैश परचेज लेनी है। क्यों? क्योंकि कैश फ्लो सिस्टम में हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को ही कवर करते हैं। करेक्ट, तो ये हमारे चारों क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हो, क्लियर हो, राइट, तो आप कर सकते हैं 2-3 काम। सबसे पहले इस सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए अमंग योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स एंड योर फ्रेंड्स जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं जेआईबी के लिए। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि कल मैं ले रही हूं सुबह 11 बजे डेरिवेटिव्स के ऊपर एक स्पेशल क्लास, जिसका टाइमिंग है 11 AM, और ये होगा सिर्फ और सिर्फ अड्डा 24/7 की ऐप पर। तो अगर आप इस चैनल अगर आप इस स्पेशल डेरिवेटिव क्लास को देखना चाहते हैं जहां पे मैं कंप्लीट डेरिवेटिव का टॉपिक पढ़ाऊंगी, फॉलोड बाय दैट क्वेश्चन एंड अ फ्री PDF विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन एंड टॉपिक। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। आप या तो ऐप स्टोर या फिर आप प्ले स्टोर पे जाके जो लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में या फिर चैट में, उसे क्लिक करके आप इस सेशन को इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसमें रजिस्टर कर दीजिए। रजिस्टर करने के बाद आपको JIB CIB सिलेक्ट करना होगा एंड नाउ यू विल बी एबल टू ज्वाइन दिस क्लास एट 11 AM टुमारो। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर ऑफिसर अड्डा पे आप नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रेगुलरली मैं आपके लिए लाती रहती हूँ 6:30 बजे, जो कि इंपॉर्टेंट है उन सभी एस्पायरेंट के लिए जो JIB मई 2023 कवर कर रहे हैं एंड JIB आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है दैट इज नवंबर 2023, अक्टूबर 2023 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। उन दोनों के लिए ये सेशंस काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने इससे पहले डेरिवेटिव्स के ऊपर भी सेशन लिए हुए हैं, इससे पहले मैंने कैश फ्लो का भी सेशन लिया हुआ है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है जो सेशन एंड होने पे आपको डिस्प्ले की जाएगी, आप उस पर क्लिक करके सारे स्पेशल सेशंस को देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस स्टडी सेशंस को आप मेरे साथ प्रिपेयर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑफिस अड्डा 24/7। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन जहां पे आज हम शुरू कर रहे हैं मैकमिलियन बुक से बनाए हुए स्पेशल क्वेश्चंस फ्रॉम द एंटायर AFM। तो AFM में ऑल टुगेदर आपके 4 मॉड्यूल हैं और हम चारों मॉड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर वी मूव अहेड, आई वुड रिक्वेस्ट जल्दी से आप इस सेशन के लिंक को कॉपी करके एक बार शेयर कर दीजिए अमंग ऑल योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड हैं। साथ ही में मुझे एक बार बताते जाइए, ऑडियो एंड वीडियो, इज एवरीथिंग परफेक्ट एंड फाइन? ऑडियो वीडियो के बारे में मुझे बताते जाइए। इफ यस, देन इस सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए अमंग ऑल योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड हैं। उन सभी के साथ इस सेशन के लिंक को शेयर करते जाएं। साथ ही में अगर ऑफिसर अड्डा को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको सारे सेशंस, सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपके JIB के, उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलते रहेंगे।
ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, which of the following best describes the characteristics of derivatives? Derivatives are financial instruments whose value remains constant regardless of changes in the underlying asset. Derivatives are simple financial instruments that require a significant initial net investment and are settled immediately. Derivatives are complex financial instruments with high leverage whose value changes in response to the change in a specified asset and are settled at a future date. Derivatives are long-term investment options that provide guaranteed returns and do not change in value in response to changes in an underlying asset. क्या होगा राइट आंसर? इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है डेरिवेटिव की जो बेस्ट डिस्क्राइब करती है? तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट हो जो कि करेक्ट हो, है ना, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, हमें बेस्ट स्टेटमेंट बतानी है। हमें बताना है कि सॉरी बेस्ट स्टेटमेंट कौन सी है। नाउ अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करें तो डेफिनेटली डेरिवेटिव्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी खुद की कोई भी वैल्यू नहीं होती, राइट। तो डेरिवेटिव वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी खुद की कोई भी वैल्यू नहीं होती, वो अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं किसी अंडरलाइंग एसेट के बेसिस पे। ये जो अंडरलाइंग एसेट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये हो सकता है कमोडिटी, ये हो सकता है शेयर, ये हो सकता है इंटरेस्ट रेट, इसके बेसिस पे हम इसकी वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, करेक्ट। तो इसकी खुद की तो कोई भी वैल्यू नहीं होती। नाउ derivatives are financial instruments whose value remain constant. Now these are the one जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है in response to the underlying asset। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। They are simple financial instruments. They are complex financial instruments. Derivatives are not simple. इनको समझने के लिए भी आपको स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए या फिर उससे रिलेटेड नॉलेज चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। Derivatives are complex financial instruments, ये करेक्ट है। With high leverage, करेक्ट, whose value changes in response to a change in a specified underlying asset and are settled at a future date. Now future date is one of the key characteristics of derivative जो कि ऊपर के किसी भी पॉइंट में मेंशन नहीं थी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट वन। A company whose current turnover is of rupees 20 lakh has forecasted 25% growth in its turnover for the next fiscal year. To support its operation, company needs working capital finance. You are required to calculate, number one, what is the working capital requirement? आपको क्या निकालना है? आपको working capital requirement निकालनी है। You are required to calculate the working capital requirement. आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालनी है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट? ना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है, और यहाँ पे टर्नओवर दिया है, करेक्ट। टर्नओवर के ऊपर बेस्ड, राइट, टर्नओवर के ऊपर जो बेस्ड है दैट इज योर नायक कमेटी रिकमेंडेशन, ठीक है। वहां पे नायक कमेटी काम करती है, करेक्ट। और नायक कमेटी की रिकमेंडेशन क्या होती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टर्नओवर का 25% उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, करेक्ट। अब यहाँ पे टर्नओवर के बारे में हमें क्या बोला है? करंट ईयर का टर्नओवर तो 20 लाख है और कंपनी ने फोरकास्ट करा है कि आगे आने वाले फिस्कल ईयर में 25% की ग्रोथ होगी। तो पहले तो हमें टर्नओवर निकालना होगा। 20 लाख इंटू 125%, दैट इज 25 लाख, और इस 25 लाख का 25% यानी 6.25 लाख हो जाएगा, 6,25,000, करेक्ट। 25-25, राइट, 625। तो रिक्वायरमेंट क्या हो गई? 6,25,000।
तो 25 लाख का 25%, करेक्ट, 6,25,000 वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गई। देन नेक्स्ट वन, कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल मार्जिन। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि आपको वर्किंग कैपिटल मार्जिन निकालना है ना। आपने टर्नओवर तो ऑलरेडी निकाल दिया है, ठीक है, टर्नओवर कितना आया आपका 25 लाख, करेक्ट, और यहां पे हमसे क्या बोला है, मार्जिन। नाउ फॉलोइंग लाइक मूविंग फॉरवर्ड विद नायक कमेटी रिकमेंडेशन, उनका कहना क्या था कि 25% वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, करेक्ट, जिसमें से 5% हमारा मार्जिन होगा या नेट वर्किंग कैपिटल होगी, और जो 20% है वो बैंक फाइनेंस होगा, करेक्ट। और हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, वर्किंग कैपिटल मार्जिन यानी नेट वर्किंग कैपिटल कितनी है। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, टर्नओवर कितना है 25 लाख, 25 लाख का 5% यानी 1,25,000, 1,25,000 मार्जिन मनी है, करेक्ट, 1,25,000 हमें अरेंज करना होगा खुद से, और बाकी का जो पैसा है 20% है वो बैंक फाइनेंस कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ बैंक फाइनेंस द कंपनी प्लान्स टू सिक्योर फॉर इट्स वर्किंग कैपिटल नीड। अब कितना हो जाएगा बैंक फाइनेंस, 25 लाख का 20% विच इज 5 लाख, करेक्ट। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑल टुगेदर इफ यू चेक दिस, आपको उन्होंने क्या बोला, 25 लाख का 25% इज योर नीड, दैट इज 6,25,000 की आपकी जरूरत होगी वर्किंग कैपिटल की, डे टू डे एक्सपेंसेस की, जिसमें से 5 लाख तो बैंक फाइनेंस कर देगा, 1.25 लाख हमें खुद से अरेंज करना पड़ेगा विच इज आर मार्जिन मनी। तो ये हमारा बैंक फाइनेंस हो गया और ये हमारा मार्जिन हो गया जो हमें अरेंज करना होगा, करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म इज एज अंडर, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, डेट कैपिटल, परसेंटेज दिया है। द कॉस्ट ऑफ ईच इज एस्टिमेटेड एज अंडर, कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपको क्या करना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। You are required to calculate the weighted average cost of capital. Now, how do we calculate weighted average cost of capital? पहले इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख लेते हैं, इक्विटी, नंबर 2 प्रेफरेंस, नंबर 3 डेट, ठीक है। अब इसका वेटेज लिख लेते हैं और कॉस्ट लिख लेते हैं। ये वेट हो गया, ये कॉस्ट हो गया। कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ वेट, 50% इज योर इक्विटी, 30% इज योर प्रेफरेंस, डेट इज 20%, करेक्ट। कॉस्ट हो गया 20%, 15% एंड 10%, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, वेट इंटू कॉस्ट, तो ये हो जाएगा आपका 10%, 4.5% एंड 2%, करेक्ट। टोटल अगर मैं करूं 14, 15, 16, 16.5% इज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको आप ओवरऑल कॉस्ट भी बोल सकते हो, यानी जो टोटल कैपिटल हमने रेस की है उस पे हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, जो हम कैपिटल रेस कर रहे हैं ना इन 3 चीजों के माध्यम से, हमारी उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 16.5%, करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट वन, अंडर सेक्शन 80E of the Income Tax Act 1961, deduction in respect of payment of interest on loan taken for higher education shall be allowed up to 10,000, 15,000, 20,000 or there is no such limit. क्या होगा राइट आंसर, क्या ऐसी कोई लिमिट ही नहीं है या फिर लिमिट है बट कितनी है वो हम अभी डिटरमाइन करेंगे। सॉरी
ATE, E है ना, E इज फॉर एजुकेशन, ध्यान रखिएगा। यानी डिडक्शन क्या होती है, 80 के अंदर जितनी भी आती है ऑल ऑफ देम आर डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब क्या होता है, एक होती है एग्जाम्पशन, एक होती है डिडक्शन। एग्जाम्प्ट इज कि आपको उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, उस छूट है जो सबको दी जा रही है, दैट इज एग्जाम्प्ट, करेक्ट। लेकिन अगर आपको बोला है डिडक्शन, डिडक्शन का मतलब होता है कि अगर आपने इन्वेस्ट करा है या अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तभी आपको ये छूट मिलेगी, जेनेरिक नहीं है। तो अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है और आप पेमेंट कर रहे हो इंटरेस्ट का, उस पर आपको छूट मिलेगी, करेक्ट। अगर आपके पास एजुकेशन लोन नहीं है तो नहीं मिलेगी, ठीक है। एंड देयर इज नो सच लिमिट। So do remember the word, there is a huge difference between the word deduction and exemption. अगर मैं बोलती हूँ let's say agriculture income is exempt, then it is exempt for everyone, right? अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो सबके लिए है, but deduction के लिए you will have to invest, ठीक है। चलिए, match the following. So there are two lists given, list 1, list 2. You are required to match the list 1 with list 2. List 1 बोलता है statement of changes in working capital, deferred taxes, 3 activities, impairment loss. हमें से मैच करना है कॉलम बी से या फिर लिस्ट 2 से। Now, number 1, statement of changes in working capital, right? अगर हम statement of changes in working capital की बात करते हैं तो ये किससे रिलेटेड होता है? That is related to your fund flow, ठीक है। deferred tax, that is related to what? deferred tax जो है वो किस चीज से रिलेटेड है? देखो, deferred tax और इम्पेयरमेंट लॉस, इन दोनों में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट पहले 3 एक्टिविटीज देख लेते हैं। 3 एक्टिविटीज कहाँ पे है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो एक बार शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। ए का ऑप्शन नंबर 3 है, ए का ऑप्शन नंबर 3 है, यानी ये वाला ऑप्शन गलत है, लास्ट वाला ऑप्शन गलत है। अब ये दोनों ऑप्शन है। फिर सी का ऑप्शन नंबर 1 है, सी का ऑप्शन नंबर 1 है। दो हमें यहाँ पे आंसर मिल गया शॉर्ट, मतलब ये गलत ऑप्शंस को हटाने से हमारे कई बार क्वेश्चन सही हो जाते हैं। नाउ अब मैच कर लेते हैं। मेरे को लगता है कि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने आपको ऐसे बनाया भी क्वेश्चन और बताया भी। नाउ डिफर्ड टैक्स इससे रिलेटेड है। डिफर्ड टैक्स आते हैं बैलेंस शीट में। इनका नेचर ना ही करंट एसेट का होता है ना ही फिक्स एसेट का होता है, बट ये बैलेंस शीट में एक स्पेस डिजर्व करते हैं। डिफर्ड टैक्स कुड बी एसेट ऑल्सो, इट कुड बी लाइबिलिटी ऑल्सो। तो ये कहां पे आते हैं? बैलेंस शीट में। इम्पेयरमेंट लॉस, हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। इम्पेयरमेंट लॉस के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ये किससे रिलेटेड होता है? जब किसी अनफोर्सीन इवेंट की वजह से एक मेजर डिक्लाइन आ जाता है एसेट की वैल्यू में, राइट, तो उसे हम इम्पेयरमेंट रेफर करते हैं। तो दे आर रिलेटेड टू फिक्स एसेट। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट वन, द ICAI ऑफ इंडिया हैज इशूड dash to establish standards on procedures to be followed when an internal audit is conducted in an information technology environment. कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करा हुआ है? IT के लिए कौन सा स्टैंडर्ड है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है ये। इज इट 10, इज इट 14, इज इट 20? तो अगर हम IT इन्वायरमेंट से बात करें देन इट इज SA 14, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, दैट इज 14, करेक्ट। Then, which among the following is an incorrect pair with regards to the schedule furnished with the balance sheet? यानी बैंक की जो बैलेंस शीट होती है उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा एक परफेक्ट मैच या फिर इनकरेक्ट पेयर नहीं है?
Schedule 1 is capital, Schedule 2 is minorities, and Schedule 3 is reserve and surplus. Now, see, कभी भी reserve and surplus नीचे नहीं हो सकता. Schedule 1 is capital. Capital is always followed by reserve and surplus. ये हमेशा ध्यान रखिएगा. Capital will be followed by reserve and surplus, and उसके बाद आता है minorities interest. ठीक है, फिर आएगा आपका डिपॉजिट. बट कभी भी कैपिटल जो है उसके बाद रिजर्व एंड मतलब कैपिटल के बाद इमीडिएटली रिजर्व एंड सरप्लस आता है. कभी भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट या कोई और इंफॉर्मेशन नहीं आएगी. सो कैपिटल अगर आप देखो, इट इज 1, रिजर्व एंड सरप्लस इज 2, माइनॉरिटीज इंटरेस्ट इज 2A. ठीक है, ये शेड्यूल है. बैंक की जो बैलेंस शीट है ये उसके शेड्यूल है. करेक्ट. फिर आ जाता है आपका डिपॉजिट, दैट इज 3rd. देन आता है आपका बोरोइंग विच इज 4th, एंड अदर लाइबिलिटीज दैट इज 5th. तो यहां पे शेड्यूल 2nd इज नॉट करेक्टली पेड. ठीक है. देन लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 को हमें मैच करना है. सॉल्वेंसी रेशो, लिक्विडिटी रेशो, टर्नओवर रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, देन शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, अर्निंग कैपेसिटी, रिलेशन बिटवीन डेट एंड इक्विटी, एफिशिएंसी ऑफ एसेट मैनेजमेंट. वेरी गुड छवि मैम. आप लोग भी छवि मैम की तरह चैट में रिप्लाई कर सकते हैं. थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन हो जाता है. नाउ सॉल्वेंसी रेशो. सॉल्वेंसी रेशो आपके जो होते हैं राइट, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सॉल्वेंसी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है रिलेशन बिटवीन डेट एंड इक्विटी. लिक्विडिटी रेशियोज जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी होते हैं, डेट एंड इक्विटी लॉन्ग टर्म होते हैं. ठीक है. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमारी अर्निंग कैपेसिटी के बारे में बताते हैं. वहीं पे टर्नओवर रेशियो हमारे एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट या फंड्स की बात करते हैं. राइट, बिकॉज टर्नओवर में हम क्या करते हैं, वी मेजर आवर एसेट विद रिस्पेक्ट टू सेल्स. करेक्ट. तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा ए का ऑप्शन नंबर इज 3rd. तो दिस नो सॉरी इज 3rd. तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया. देन लिक्विडिटी का 1st. तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. ओ अब लाइव हुआ है. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग. आई थॉट मैंने शायद बटन प्रेस नहीं करा और मैं तब से पढ़ा रही थी. एनीवेज, वेरी गुड इवनिंग. मेरा नाम प्रियांशु है और आज हम इस सेशन में जुड़े हैं सो दैट वी कैन डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ JIB AFM. राइट, दिस इज क्लास नंबर 2. रेगुलरली मैं 6:30 पर आती हूँ और यहाँ पे आपको क्वेश्चंस कवर करवाती हूँ. ठीक है. ये क्लास नंबर 2 है जहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड रेगुलरली हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं. ठीक है. ऑफिसर अड्डा पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन. चलिए सेशन के लिंक को शेयर करते जाइए. पहला क्वेश्चन आपके सामने है. द बीटा एंड इफेक्टिव टैक्स रेट ऑफ S Limited is 1.58% and 35% respectively. The company intends to undertake a project with 60% debt financing, assuming risk-free rate of 7.5% and market premium 8%. Calculate the cost of equity rounded up to 2 decimal points. You are required to calculate the cost of equity. आइडियली आज मैंने सेशन स्टार्ट कर दिया बट मैं लाइव करना भूल गई. मतलब वहां पे 2-3 ऑप्शंस होते हैं. आई फॉरगॉट टू क्लिक वन ऑप्शन. आपको क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट इज KE. नाउ इफ यू रिमेंबर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देयर वर 4 मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. But with respect to the given information here, we can use only CAPM method. Correct? यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो कैपम के बेसिस पे दी गई है. यहाँ पे आप गॉर्डन्स मॉडल यूज नहीं कर सकते. आप यहाँ पे बॉन्ड यील्ड, रिस्क प्रीमियम मेथड यूज नहीं कर सकते. अर्निंग पर शेयर मेथड यूज नहीं कर सकते. अर्निंग वाला मेथड यूज नहीं कर सकते.
तो यहाँ पे आप जो मेथड यूज करोगे वो होगा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, क्योंकि उसी मेथड के अंदर रिस्क फ्री रेट दैट इज आरएफ की बात की जाती है, जो हमारा रिस्क कंपोनेंट विद मार्केट इन्वेस्टमेंट है उसकी बात की जाती है, या फिर बीटा की बात की जाती है, राइट, द वोलेटिलिटी। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है बीटा, हमें दिया है 1.58, करेक्ट, एंड हमें आरएफ दिया हुआ है 7.5%, और हमें मार्केट प्रीमियम दिया हुआ है ना। व्हाट इज मार्केट प्रीमियम, मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। तो एज पर कैपम द फॉर्मूला इज आरएफ प्लस बीटा इनटू आरएम माइनस आरएफ, करेक्ट। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे हम बोलते हैं मार्केट प्रीमियम, यानी कि रिस्क फ्री रेट 7.5% है, बीटा 1.58 है, करेक्ट, और आरएम माइनस आरएफ आपको दिया हुआ है 8%, यानी कि अगर हम रिस्क लेना चाहते हैं तो उस रिस्क के लिए हमें एडिशनली कितना मिल रहा है, 8% मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है, इट इज गिवन ऑलरेडी दैट द मार्केट प्रीमियम इज हाउ मच, 8%, करेक्ट। तो हमें प्रीमियम दिया हुआ है डायरेक्टली, हमें यहाँ पे आरएफ माइनस आरएम निकालने की जरूरत नहीं होगी। नाउ 1.58 इंटू 8 will give us 12.64, 7.5, correct. This is coming 20.14% approximately. Option number B, 20.14, correct. तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है KE है दैट इज 20.14%। यहां तक क्लैरिटी है? आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, योर कस्टमर रिक्वेस्ट यू टू बुक अ सेल फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट फॉर $2 million डिलीवरी 3rd month। द कोट्स आर स्पॉट रेट्स आपको दिए हुए हैं, 1 month मार्जिन दिया है, 2 month मार्जिन दिया है, 3 month मार्जिन दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द फॉरवर्ड रेट एट विच सेटलमेंट विल बी डन। आपको निकालना है वो रेट जिसपे सेटलमेंट होगा। नाउ स्पॉट रेट क्या दिया है? स्पॉट रेट हमें दिया है $1 इज इक्वल टू ₹48.050 to ₹48.060, करेक्ट। ये दिया हुआ है 3 months 3rd month डिलीवरी है, तो यहां वाला रेट विल बी एप्लीकेबल। अब आप देखो 0.5300 0.5350 इनहांस हो रहा है, यानी एट प्रीमियम है, हमें ऐड करना पड़ेगा 0.5300 0.5350. This will come as now डिफरेंस कितना है? 5300 5350, करेक्ट। अब आंसर तो आ जाएगा डायरेक्टली इससे, बट इंपॉर्टेंट है कि हम कौन सा रेट कंसिडर करेंगे, राइट। यहां पे हम कौन सा रेट कंसिडर करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताइए कौन सा रेट हम कंसिडर करने वाले हैं?
आंसर्स चैट में लिखते जाइए। नाउ ये आ गया आपका 48.5950, दिस विल बी 48.5800। ये दो रेट्स आ गए हमारे पास। अब इनमें से हमें कौन सा कंसिडर करना है? अब देखो, योर कस्टमर रिक्वेस्ट यू टू बुक अ सेल फॉरवर्ड एक्सचेंज। अगर वो सेल रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे, है ना, वो चाहता है कि आप बेचे, है ना, उसको सेल कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहता है कि आपको सेल करना पड़ेगा, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा रेट कौन सा हो जाएगा? आस्क रेट हो जाएगा। आस्क रेट होगा तो क्या हो जाएगा? 48.5950। योर कस्टमर रिक्वेस्ट यू टू बुक अ सेल, वो आपको रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप एक सेल फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट बुक कर दो, यानी सेल है ना, इसीलिए राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन, the ratio of current asset rupees the ratio of current asset rupees 3 lakh to current liability 2 lakh is 1.5:1. The accountant of the firm is interested in maintaining a current ratio of 2:1 by paying some part of current liabilities. Hence the amount of current liabilities which must be paid for this purpose is. आपको क्या निकालना है? कितना करंट लाइबिलिटीज हमें पे करनी पड़ेंगी फॉर दिस पर्पस। नाउ फिलहाल रेशियो कितना है? 3 लाख 2 लाख, इसमें से अगर हम कुछ x माइनस करें, क्योंकि अगर आप लाइबिलिटीज पे ऑफ करोगे तो एसेट पे भी तो फर्क पड़ेगा, कैश से या बैंक से, राइट? तो आपका रेशियो कितना हो जाएगा? हो जाना चाहिए 2:1। बस सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो दिस विल बी 1 लाख इज इक्वल टू x। यानी कि हमें कितनी लाइबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी? 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू ब्रिंग द रेशियो टू 2:1। यहां तक आई होप सबको क्लियर है। नेक्स्ट वन, द बीटा कोएफिशिएंट ऑफ इक्विटी स्टॉक ऑफ Aristo Limited is 1.6. The risk-free rate of return is 12% and the required rate of return is 15 on the market portfolio. If dividend expected during the coming year is rupees 2.50 and growth rate of dividend and earning is 8%, at what price the stock of Aristo Limited can be sold based on CAPM? Now इस क्वेश्चन में दो चीजें यूज की गई हैं। आपको बताना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर। Now how do we calculate the present value? Present value of share is calculated through dividend model. करेक्ट, जो डिविडेंड मॉडल हमने पढ़ा था उसमें दो फॉर्मूले थे। एक था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 अपॉन R माइनस G, करेक्ट। लेकिन हमें R नहीं पता, यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो हमें नहीं पता है, वो हम किससे निकाल पाएंगे? विद द गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ कैपम। तो फर्स्ट स्टेप वुड बी टू कैलकुलेट R एंड देन वी विल कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है? बीटा कोएफिशिएंट दिया है, रिस्क फ्री रेट दिया है 12%, बीटा हमें दिया है 1.6, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 15 माइनस 12%, करेक्ट। ये हो गया 16.8%, करेक्ट। दोनों के बीच का डिफरेंस हमने निकाला, कितना हो गया? 16.8। ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेकेंड स्टेप वुड बी टू कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू विच इज प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू डिविडेंड R माइनस G। डिविडेंड आपको कितना दिया हुआ है? 2.50 फॉर द कमिंग ईयर। रेट कितना दिया? R कितना आ गया हमारा? 16.8% माइनस ग्रोथ रेट क्या है? 8%। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है? 8.8 हो गया, दैट इज समवेयर 28.41 अप्रॉक्स। यानी इस शेयर का प्रेजेंट वैल्यू कितना हो गया? 28.41। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28.41। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, काफी देखो है तो इजी बट स्टेप ज्यादा है, करेक्ट, स्टेप ज्यादा है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी ऑन दिस।
ऐसे क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स में मिलेंगे। डन, चलिए आगे, नेक्स्ट वन। The capital structure of a company is as under. Based on these, calculate the share of fixed income instrument in the capital structure of the company. Now, यहां पे कितना हो गया? ओके यहाँ ना एक गड़बड़ हो गई है। दिस इज 32,000 वुड बी हियर, ये नीचे नहीं आया पाया। नाउ क्या क्या है हमारे पास? फिक्स इनकम। फिक्स इनकम में प्रेफरेंस आएगा ना। सी हाउ डू यू कैलकुलेट, आपको क्या निकालना है? प्रपोर्शन निकालना है ना। तो पहले हमें टोटल पता होना चाहिए, फिर हम प्रपोर्शन निकाल पाएंगे। तो ये वैल्यू तो हमें यहाँ पे दी हुई है, करेक्ट। ऊपर वाला भी देख लेते हैं कितना है। 3 लाख इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपए ईच, यानी 30 लाख ये हो गया। 3200 है 100 रुपए के, 32,000 है 100 रुपए के। डिबेंचर्स है 25,000 अगेन 100 रुपए के। इन सब का टोटल करो, आई थिंक यही आना चाहिए। 1,20,00,000 आ रहा है क्या? करेक्ट। अब फिक्स इनकम कौन कौन सा हो गया? फिक्स इनकम में आ गया हमारा प्रेफरेंस, दैट इज 32 लाख। देन टर्म लोन हो गया हमारा 13 लाख, और यहां पे भी लोन था 25 लाख। तो 25 10 35 70 आ रहा है। 70 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़, 58% के करीब आ रहा है क्या? करेक्ट, 58.33। सो 58.33%। फिक्स का मतलब क्या होता है? जिस पे आपको डेफिनेटली पे करना ही पड़ेगा अमाउंट। तो प्रेफरेंस हो गया, डेट हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट वन, you are a forex dealer in India, rate of rupee and euro in the international market are given this. What will be your direct quote of euro to your customer? Now you are required to calculate। see direct quote बोला है। डायरेक्ट कोट का मतलब क्या होता है कि आपके 2 साइड है, करेक्ट, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी फॉरेन करेंसी होगी और राइट हैंड साइड आपकी डोमेस्टिक करेंसी होगी, यानी होम करेंसी होगी। तो ये आपसे पूछना चाहते हैं कि 1 यूरो में कितने रुपए आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, थोड़ा सा ट्विस्टेड है। आपको इंफॉर्मेशन क्या दी है? 1 रुपए में कितने डॉलर्स दिए हैं? 2905, करेक्ट। और आपको बोला है 1 यूरो इज इक्वल टू $1.335603। ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सबसे पहले हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। 1 रुपए में दिया है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीस में और डॉलर में। तो $1 विल बी इक्वल टू हाउ मच? 1 डिवाइडेड बाय 0.01962,905 करके देख लेते हैं कितना आ रहा है।
1 डिवाइडेड बाय 0.01962905, ये आ गया आपका। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया तो हमारी दो रेट्स जो बने वो क्या हो गए, $1 इज इक्वल टू ₹50.945। ठीक है, अब आप देखो, अब हम इसमें क्रॉस रेट का रूल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दो अलग करेंसी दिखती है तो ट्रिक क्या बोलती है, राइट हैंड साइड वाली करेंसी को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। तो यहां पे हो गया 50.945 इंटू 1.335603, so 50.945 इंटू 1.335603, आंसर आया अप्रोक्सीमेटली 68.0423, ये वाला ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the unit sales price is rupees 250 and the variable cost is 175, the PV ratio will be, आपको क्या निकालना है, PV रेशो। PV रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, यूनिट सेल्स प्राइस हमें दिया है 250, दिस इज 175 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 100। थर्टी % आ रहा है, राइट। तो हमारा पीवी रेशियो कितना हो गया, 30%। नेक्स्ट वन, H Limited purchased the machinery on April 1, 2010 for 3,10,000. It is estimated that the life of the machine will have 5 years and salvage value is 10,000. If the company follows some of the year-digit method of depreciation, the amount of depreciation charged during the year 14-15 will be or was. Now, sum of the year-digit method है, life हमें कितनी दी है 5, तो सबसे पहले हमें sum करना पड़ेगा 4, 3, 2, 1 which will give you 15. ये टोटल 15 हो गया आपका, करेक्ट। सम ऑफ द लाइफ हो गया 15। नाउ 2014-15 कौन सा साल हो गया, 10 में खरीदा है ना, 10-11, 11-12, 12-13, 14-15, यानी 4th ईयर का पूछ रहे हैं। 4th ईयर यानी ये वाला साल। रेशो क्या बन जाएगा, 2/15 एंड वैल्यू क्या होगी, 3,10,000 माइनस सैल्वेज वैल्यू, करेक्ट। तो 3 लाख का 2/15, करेक्ट। सॉरी 5वां साल होगा, नहीं आई एम सो सॉरी, 5वां साल होगा। 14-15 विल बी द 5th ईयर। 10 है ना, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15 में एक साल मैंने स्किप कर दिया, तो दिस विल बी 1/15। ठीक है, तो 1/15 कितना हो जाएगा, 20,000। 5th ईयर होगा, तो 5th ईयर यानी ये वाला, करेक्ट। चलिए, so which of the following statement best describes the essence of stewardship accounting? Number 1, stewardship accounting was a method introduced by Europeans in the 19th century to manage their property. The primary purpose of stewardship accounting was only for wealthy individuals to systematically record business transaction. It is associated with the need of business owner to keep records of their transaction, the property and tools they own, debts they owe, and the debts other owe them. None of these. क्या होगा राइट आंसर। नाउ स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग किससे रिलेटेड है, जहां पे हम लोगों को अपॉइंट करते हैं जो हमारे डेट को, हमारे असेट को, हमारी प्रॉपर्टी को, हमारी वेल्थ को हमारे बिहाफ पे मैनेज करें, करेक्ट। तो आंसर होगा सी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, ठीक है। कल की जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे
हम तब इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, राइट। आपको क्या करना है, लाइव या फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में जब आप इस वीडियो को देखो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा राइट आंसर क्या है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर AFM and this is not some module specific question, these are like पूरे important question from the entire modules, है ना। ऐसे नहीं कि A या B या C या D, सारे ही modules के important questions हैं। But before we move ahead, I would request जल्दी से आप इस सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए among all your Telegram group, your Facebook group, your WhatsApp group, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड है, उन सभी के साथ इस सेशन के लिंक को एक बार जल्दी से शेयर करते जाइए। Do remember, the most important thing is कि आज JIB की एग्जामिनेशन एंड रजिस्ट्रेशन डेट आउट हो चुकी है, जल्दी से उसको एक बार देख लेते हैं। सो देखा जाए JIB रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन डेट फॉर द एंटायर ईयर आउट, यानी कि दोनों अटेम्प्ट के बारे में उन्होंने पहले ही बता दिया है। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी जो अभी अटेम्प्ट आ रहा है, उसकी अगर हम स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो 5 मार्च से शुरू हो रहा है। 5 मार्च से हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है और एग्जामिनेशन शुरू हो रहे हैं 25 मई से, राइट। सो एग्जामिनेशन जो हमारे हैं वो 25 मई से शुरू हो जाएंगे, 25 मई से शुरू हो जाएंगे और 25 से सबसे पहले आपका IN IFS है, बट बैक टू बैक 2 पेपर है, 25 और 26, राइट। तो 25 26 बैक टू बैक पेपर है आपका PPB और IN IFS का। फिर गैप के बाद, है ना, 6 दिन के गैप के बाद आपका AFM का पेपर है, दैट इज ऑन 2 जून एंड 8 जून को आपका RBWM का पेपर है, करेक्ट। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 5 मार्च से है और आपका एग्जामिनेशन जो है वो 25 मई से शुरू हो रहा है, राइट। सो JIB की एग्जामिनेशन डेट्स ऑलरेडी आउट हो चुकी हैं एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट डेट। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज बिकॉज दे विल हेल्प यू, करेक्ट। चलिए ऑडियो वीडियो के बारे में मुझे एक बार बताते जाइए। ऑडियो एंड वीडियो, इज एवरीथिंग परफेक्ट एंड फाइन? चलिए डन, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द कैश बजट मेथड दैट इज अ क्रिटिकल फाइनेंशियल प्लानिंग टूल इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव for certain types of business operation. This method helps in managing cash flows, ensuring liquidity and planning for short-term financial obligation. The effectiveness of a cash budget largely depends on the nature of a business operation and cash flow patterns. Which of the following business enterprise characteristics most suitably aligns with the advantage offered by the cash budget? Enterprise with a uniform level of operation where cash flow are steady and predictable throughout the year. Enterprise with high level of operation characterized by large volumes of transaction and complex cash management needs. Enterprise with a low level of operation typically involving minimum cash flow activities and simple transaction. Enterprise with seasonal operation experiencing significant fluctuation in cash flow depending on the time of the year. Now, इनमें से कौन सी organization के लिए cash budget method, which is a method of your working capital, suitable होगा? There is the turnover method, है ना, turnover method होता है, then आपका operating cycle method है, right, कैश बजट मेथड है। इनमें से कौन सा मेथड सूटेबल होगा उन एंटरप्राइज, मतलब कौन सी ऐसी एंटरप्राइज है जिनके लिए सूटेबल होगा कैश बजट मेथड, वो हमें बताना है। जिनके लेवल ऑफ ऑपरेशंस बहुत हाई है या फिर स्टेबल है, राइट, या फिर लो है या फिर सीजनल है। तो राइट आंसर विल बी एंटरप्राइज विथ सीजनल ऑपरेशन, करेक्ट। जिनके सीजनल ऑपरेशन है उनके लिए ये काफी यूजफुल होगा। नंबर 2, the beta coefficient of equity stock Eco Board Limited is 1.6. The risk-free rate is 12% and the required rate of return is 18% on the market portfolio.
if dividend expected during the coming year is 2.50 and the growth rate of dividend and earning is 8%, at what price the stock of EcoBoard can be sold? So आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है. You are required to compute the present value. You are required to calculate the present value. Now, so we have tried इस पैटर्न के क्वेश्चन पहले भी कैसे होते हैं मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले हमें क्या निकालना है? हमें दिया हुआ है बीटा कोएफिशिएंट दिया हुआ है, रिस्क फ्री रेट दिया है 12%, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है हमारा 18% ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो, करेक्ट, और बीटा कितना है 1.6. तो 18% माइनस 12%, तो हमारा रिस्क प्रीमियम हो जाएगा 12% प्लस 1.6 इंटू 6%. %21.6% तो हो गया हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है. उसका फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड हमें कितना दिया हुआ है 2.50, राइट, एंड यहां पे R माइनस डी हो जाएगा. सो 21.6% माइनस ग्रोथ रेट क्या था 8%. कैलकुलेशन एक बार करके देख लीजिए. ये आ रहा है 18.38 इफ यू कुड सी, राइट. सेम चीज को मैंने सॉल्व करा है 18.38. तो इसका जो प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है, राइट, वो कितना है 18.38, जिसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं. करेक्ट. नेक्स्ट वन, द स्पॉट रेट इज गिवन फॉर USD and yen is 190 yen and 1 year forward rate is 210 yen. The prime rate in United States is 15%. What should be the Japanese prime rate? जल्दी से बताइए क्या होगा प्राइम रेट? नाउ यहां पे हमें रेट क्या दिया हुआ है? 1 ईयर फॉरवर्ड रेट इज 210 एंड स्पॉट कितना है 190, करेक्ट. और हमें क्या दिया हुआ है? रेट जो यूनाइटेड स्टेट्स में इन्फ्लेशन रेट है, प्राइम रेट है, वो कितना है 15%, तो 1.15, करेक्ट. ये आ जाएगा 1.2710. तो जब -1 करेंगे तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 27.11%, यानी ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. नेक्स्ट वन,
What defines a partnership under Section 4 of the Indian Partnership Act 1932? A formal association between two companies, a relation between persons sharing the profits of a business carried on by all or any of them acting for all, a group of individuals working independently on the same business, a legal entity with limited liability for its owner. क्या होगा राइट आंसर? नाउ अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 4, राइट. इट इज एसोसिएशन. हमें बताना है व्हाट डिफाइंस. ठीक है, क्या डिफाइन करता है? फॉर्मल एसोसिएशन बिटवीन टू कंपनीज, a relation between persons sharing the profit of a business carried on by all or any of them. The right definition क्या है? Option number B, which is what is partnership? Partnership is actually association of two or more person who are coming together with an objective of earning profit, correct? Via conducting a business activity which is carried on by all or any of them acting for all. ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट CSR इज नॉट करेक्ट? Companies Act 2013 specifies the companies which are required to spend money on CSR. CSR spend is totally voluntary and there is no legal requirement to spend money on it. Only specified activities are eligible to be covered under CSR. Companies are required to spend at least 2% of their average net profits on CSR. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ना नंबर 1, व्हेन आई टॉक अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको डिफाइन करता है कंपनीज एक्ट. करेक्ट, इसको डिफाइन करने वाली जो एक्ट है वो कंपनीज एक्ट है. तो यानी कि इसको जो लीगैलिटी मिलती है, राइट, जो इसको लीगल हम बोल सकते हैं राइट मिल रहा है, वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता है इसको कंपनीज एक्ट से. ठीक है. नाउ CSR बेसिकली क्या है? एक ऐसी एक्टिविटी है जो कंपनी को मैंडेटरी करनी पड़ती है, राइट, मैंडेटरी है टू कंट्रीब्यूट अ पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट टुवर्ड्स दी सोसाइटी, राइट, जिससे हम इतनी रिसोर्सेज यूज करते हैं या फिर लोगों को यूज करते हैं, तो हमारी कुछ ड्यूटी बनती है सोसाइटी के प्रति, और वही सोसाइटी के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है हम उसको निभाते हैं वाया CSR. दिस मेक्स द कंपनी मोर रीचेबल एंड दिस इवन शोज की कंपनी हैज is really concerned about the environment, the people, right, the employees or the other stakeholder. ठीक है, इसको जो लीगैलिटी देने वाला सेक्शन है दैट इज सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट. ठीक है, सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट इसको लीगैलिटी देता है, इसको इसके बारे में बताता है कि जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है इट इज डिफाइंड अंडर दिस एरिया. एंड देन अगेन इट इज मैंडेटरी, इट इज नॉट अ चॉइस, राइट. कंपनी को क्या करना पड़ता है? अपने एवरेज नेट प्रॉफिट्स का, है ना, लास्ट 3 years के जो एवरेज नेट प्रॉफिट्स है उसका 2% कंट्रीब्यूट करना पड़ता है टुवर्ड्स CSR. इज नॉट करेक्ट. ये वाला ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट, है ना. ये बोल रहा है कि कोई लीग वॉलंटरी है, चॉइस है, मन है तो करो, ऐसा नहीं है. इट इज द कवरेज इज गिवन अंडर सेक्शन 135. देन अकॉर्डिंग टू RBI गाइडलाइंस फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, what is the minimum percentage of their estimated annual turnover that the banks are advised to grant as a working capital limit under projected turnover method? 5%, 10%, 15%, 20%, 25%. सॉरी 25 नहीं है. नाउ अगर हम लोग बात करें एज पर दी टर्नओवर मेथड, राइट, स्टैंडर्ड क्या है? रिकमेंडेशन दैट इट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज 25% ऑफ योर टर्नओवर. ये आपकी स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है कि 25% होता है. बट यहाँ पे क्लॉज है कि अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन MSME है और उसका जो क्रेडिट लिमिट अप टू 5 crore है, इन दैट केस द लिमिट विल बी, इंस्टेड ऑफ 25%, द लिमिट विल बी 20% ऑफ टर्नओवर. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 20% ऑफ द टर्नओवर. ठीक है, नेक्स्ट वन.
The cash flow expected from a project is rupees 700,000 and rupees 1200 in the first, second and third year. The discounting factor at 10% is given as below. What is the NPV of these cash flow if the outflow is 3,000? Now, what would be the right answer? अब आपका projected cash flow क्या है? 700,000, 1200. Factors क्या है? 0.909, 0.826, 0.751. तो सबसे पहले हमें प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। टोटल कर देते हैं इन तीनों को। टोटल आ गया 2363, करेक्ट। आउटफ्लो हमारा कितना है? 3000 का। तो ये तो नेगेटिव है, पहले तो हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे और नेगेटिव आ रहा है। एनपीवी हमारी 636 अप्रोक्सीमेटली, सो वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the Indian financial market, the regulation of interest rate derivatives, a type of financial instrument whose value is derived from the interest rate of a specific financial asset, is governed by a specific regulatory body. This body is responsible for overseeing the trading, risk management and transparency of these derivatives. Given the critical role of these instruments in financial market, identify the correct regulatory authority which is essential for understanding the environment and compliance requirement. Which of the following regulatory body is the primary regulator of interest rate derivatives in India? इनमें से कौन सी regulatory body is responsible for regulating the interest rate derivatives? Is it RBI? Is it SEBI? Is it Forward Market Commission or none of the above? So अगर हम लोग बात करें regulator of interest rate derivatives, it is Reserve Bank of India, RBI है, correct. Arrange the following accounting summaries in the order in which they are typically prepared: profit and loss, cash flow, balance sheet, trial balance. आपको इन्हें order में arrange करना है, the order in which they are prepared. जिस order में ये prepare किए जाते हैं ना, उसी order में आपको क्या करना है, इनका flow बताना है। Arrange them in the given order. You are required to arrange them. चलिए, आई होप इट इज डन। आंसर्स में पार्टिसिपेट करते रहिए, चैट्स में बताते रहिए, सो दैट यू नो इट इज इजियर। नाउ सी द स्टार्टिंग वुड बी, सबसे पहले क्या होगा सीक्वेंस में, ट्रायल बैलेंस, डी विल बी द फर्स्ट ऑप्शन, फिर हमारा बनता है ए, फिर बनता है सी एंड उसके बाद बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो DACB।
I think this is wrong over here. DACB. Cash flow statement will be last. Correct? तो right answer क्या होगा? Option number D. Then, if some important event has happened after the accounting date, as an imposition of penalty by the income tax authority, such as this example is given, it is dealt with as per AS2, AS4, AS7, AS9. यानी कि अगर कोई ऐसा इवेंट होता है, करेक्ट, जो कि हो रहा है अकाउंटिंग डेट के बाद, बैलेंस शीट डेट के बाद, तो हम उसे कैसे डील करेंगे? AS2 में डील करेंगे, AS4 में डील करेंगे, AS7 में डील करेंगे। कैसे इसको हम डील करने वाले हैं? सो ऐसे जितने भी इवेंट्स हैं जो कि होते हैं आफ्टर बैलेंस शीट डेट, राइट, एनी सच इवेंट विच इज अकरिंग आफ्टर balance sheet date is covered, is recorded, या फिर it is dealt as per the rules and regulations that are given under accounting standard 4. Accounting standard 4 deal करता है with all those contingent events and the events that are occurring after balance sheet date. ठीक है? नेक्स्ट वन. सो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन. जल्दी से मुझे बताते रहिए क्या रहा आपका स्कोर. मीनवाइल डू रिमेंबर JIB एग्जामिनेशन की डेट्स जो हैं वो आउट हो चुकी हैं, और ये जो डेट्स हैं 25 मई से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं और रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है 5 मार्च से. ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन को अकॉर्डिंगली आप स्पीड अप कर दीजिए. वाई? बिकॉज नाउ द डेट्स आर वेरी क्लियर. ठीक है, यू कैन ऑल्सो एनरोल इन द अपकमिंग बैच विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 26th of February, द एम बैच एंड द जीत द मंजिल बैच. राइट, ये बैचेस शुरू हो रहे हैं 26 February ऑनवर्ड्स. दिस इज इंग्लिश मीडियम बैच एंड दिस इज बाइलिंगुअल बैच. और इन बैच में एनरोल करने के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा adda247.com. वंस यू विजिट द पेज, वहाँ पे जाके आप बैच को सिलेक्ट कर सकते हैं, JIB CIB सिलेक्ट करके, या फिर adda247 की ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पे JIB CIB सिलेक्ट करिए एंड चूज द रिस्पेक्टिव बैच. नाउ इन ऑर्डर टू गेट द डिस्काउंट, हायर डिस्काउंट, आप यूज कर सकते हो कोड Y183, जिससे आपको ज्यादा डिस्काउंट मिल जाए. ठीक है, मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाती रहूंगी. ऑफिसर अड्डा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इससे पहले हम 2 क्लासेस ले चुके हैं जहां पर हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करा था. अगर आपने उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाओ, वहां पे आपको ये सेशंस 2 पहले वाले भी मिल जाएंगे. इसके साथ साथ PPB, RBWM और INIFS की क्लासेस भी मिल जाएंगी. ऑल द क्लासेस जहां पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर द सेशन. अगर आपको सेशन अच्छा लगे, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन सो दैट यू कैन सेव दिस सेशन एंड द क्वेश्चंस. थैंक यू एवरीवन.